नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में इक्वल एरिया क्राइटेरिया में समझते हैं अचानक अल्टरनेटर का मैकेनिकल इनपुट पावर में सडन चेंज होता है तो स्टेबिलिटी किस तरह से ट्रांजिएंट फॉर्म में प्रभावित होती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कि इक्वल एरिया क्राइटेरिया से स्टेबिलिटी कैसे समझी जाती है। एक लॉसलेस सिस्टम में सिंक्रोनस अल्टरनेटर से इनफाइनाइट बस पर जुड़े हुए इलेक्ट्रिक लोड पे पावर ट्रांसफर एक एंगल जिसे लोड एंगल या पावर एंगल कहते हैं उसके साइनोसॉइडल फंक्शन और एक अधिकतम पावर ट्रांसफर कैपेसिटी जिसे स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कहते हैं उससे तय होती है। एक अल्टरनेटर द्वारा स्मॉल स्लो और ग्रेजुअल मैकेनिकल इनपुट के इंक्रीमेंट पे जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है उसे स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कहते हैं। और ये जनरेटर की नो लोड पे टर्मिनल वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारी बस सिस्टम की टर्मिनल वोल्टेज सिस्टम के सारे रिएक्टेंस के साथ ये संबंध रखती है और हम इस स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी पावर लिमिट को वोल्टेज बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं और लाइन में पैरेलल लाइनें बनाकर जिसमें इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कम हो जाता है या लाइन में कैपेसिटर कंपनसेशन करके रिएक्टेंस को घटा के इस स्टडी स्टेट पावर लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जब हम अल्टरनेटर की शाफ्ट पे मैकेनिकल इनपुट पावर को ग्रेजुअली स्मॉल अमाउंट में धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लोड एंगल धीरे धीरे बढ़ता है और हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट भी मैक्सिमम स्टडी स्टेट लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर अचानक लोड में इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कोई चेंज हो या प्राइम मूवर की शाफ्ट पे मैकेनिकल इनपुट में अचानक कोई तेज सडन चेंज हो ज़्यादा अमाउंट का या सिस्टम में कोई स्विचिंग ऑपरेशन हो या कोई पावर सिस्टम में लाइनों में फॉल्ट आ जाए तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो मैकेनिकल इनपुट है वो उस जनरेटर के इलेक्ट्रिकल आउटपुट से ज़्यादा हो जाए। जो डिफरेंस पावर है जो अचानक ज़्यादा अमाउंट की आती है वो एक एक्सेलरेटिंग पावर बन के जब रोटर स्ट्रक्चर को एक्सेलरेट करती है उसमें स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती है तो अल्टरनेटर लोड एंगल बढ़ा के अपना इलेक्ट्रिकल आउटपुट भी बढ़ाकर मैकेनिकल इनपुट के बराबर कर लेता है। लेकिन इस सारी एक्सेलरेशन की प्रक्रिया में जब रोटेटिंग स्ट्रक्चर का एंगुलर वेलोसिटी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होती है तो वो थोड़ा ओवर शूट करता है और जैसे ही वो ओवर शूट करता है उसका इलेक्ट्रिकल आउटपुट मैकेनिकल इनपुट से ज्यादा होने पे पावर डी एक्सेलरेटिंग फॉर्मेट में आ जाती है और रोटर अपनी काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करके दोबारा सिंक्रोनस स्पीड के बराबर स्पीड पा लेता है और लोड एंगल का आगे बढ़ना रुक जाता है। ऐसी स्थिति में वो वापस अपनी फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन के आसपास कुछ स्विंग करके अल्टीमेटली सेटल हो जाता है। और हमने पिछली वीडियो में पाया था सडन डिस्टरबेंस के दौरान जब मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट से ज्यादा होता है तो जो शान हाईलाइट की कंडीशंस है जो मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट का डिफरेंस एक्सेलरेटिंग पावर है वो रोटर स्ट्रक्चर को एक्सेलरेट करके उसमें काइनेटिक एनर्जी को बिल्ड करती है और स्विंग के दौरान जब इलेक्ट्रिकल आउटपुट इंक्रीज होकर मैकेनिकल इनपुट से ज्यादा हो जाता है तो रोटर की स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है। एक्सेलरेटिंग पावर से जो लोड एंगल के साथ ये शान एरिया बनता है वो अगर इस डी एक्सेलरेटिंग पावर के साथ जो लोड एंगल का एरिया बन रहा है उसके अगर बराबर हो जाए तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया के अनुसार हमारा जो रोटेटिंग स्ट्रक्चर है उसने जो काइनेटिक एनर्जी एक्सेलरेशन के दौरान गेन की थी वो डी एक्सेलरेशन के दौरान वापस लूज कर दी है और वो वापस स्टेबल सिंक्रोनस स्पीड के अपने ऑपरेशन पे आ गया है और कांस्टेंट लोड एंगल के साथ जो टाइम के साथ बदलेगा नहीं। मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट एक बैलेंस कंडीशन के साथ जनरेटर ऑपरेट करता है। एक जनरेटर के मैकेनिकल इनपुट में सडन चेंज से ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कैसे प्रभावित होती है उसे समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारा जनरेटर किसी एक मैकेनिकल इनपुट पे डेल्टा जीरो लोड एंगल के साथ सडन इलेक्ट्रिकल आउटपुट बैलेंस बना रहा था और फिक्स्ड लोड एंगल के साथ स्टेबल ऑपरेट हो रहा था। अचानक हमने इनिशियल जो मैकेनिकल इनपुट था उसको ऑल ऑफ सडन एक तेज झटके से चेंज करके नए इनपुट लेवल पे शाफ्ट पे पीआई लेवल कर दिया है। ऐसी स्थिति में मैकेनिकल इनपुट ज्यादा है, रोटर का लोड एंगल तत्काल नहीं बदलेगा और ये जो डिफरेंस है वो एक एक्सेलरेटिंग पावर के तौर पे रोटेटिंग स्ट्रक्चर को एक्सेलरेट करता है, उससे लोड एंगल बढ़ने से इलेक्ट्रिकल आउटपुट भी बढ़ता है और इस नई बी पोजीशन पे बढ़ा हुआ इलेक्ट्रिकल आउटपुट बढ़ाए गए मैकेनिकल इनपुट के तो बराबर हो गया है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो समय अंतराल हुआ है उसमें एक्सेलरेशन की जो टॉर्क है वो रोटर स्ट्रक्चर की वेलोसिटी को सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा कर चुका है, तो हमारा रोटर स्ट्रक्चर अपने लोड एंगल को
इस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से भी आगे स्विंग करता है, अपनी फाइनल बैलेंस एंगल डेल्टा 1 से भी ओवरशूट कर जाता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिकल आउटपुट मैकेनिकल इनपुट से ज़्यादा हो गया है और हमारी एक्सेलरेटिंग पावर नेगेटिव होकर डी एक्सेलरेटिंग हो गई है। रोटर स्ट्रक्चर अपनी एडिशनल स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करता है और जब सारी एडिशनल स्टोर्ड एनर्जी रिलीज हो जाती है तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड हो जाती है और लोड एंगल का डेल्टा 2 से आगे बढ़ना बंद हो जाता है। मैक्सिमम सी पोजीशन तक रोटर स्विंग कर पहुंच जाता है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज़्यादा है, मैकेनिकल इनपुट कम है और रोटर की सारी एडिशनल स्टोर्ड एनर्जी भी रिलीज हो गई है, तो रोटर डी एक्सेलरेट होता है। उसकी स्पीड जब सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है तो लोड एंगल दोबारा डेल्टा 2 से डेल्टा 1 की तरफ जो फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी स्विंग करता है और हमारी डैम्पर वाइंडिंग और लॉसेज में ये जो ऑसिलेशंस है वो डैम्प होकर फाइनली ये पोजीशन बी पर सेटल हो जाएगा और रोटर के लोड एंगल का टाइम के साथ वेरिएशन एक स्विंग इक्वेशन से समझा जा सकता है, लेकिन स्विंग इक्वेशन का सॉल्यूशन ज़्यादा डिफिकल्ट है और एक ग्राफिकल मेथड से हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा कि नहीं। हमारी स्टेबिलिटी एनालिसिस का इक्वल एरिया क्राइटेरिया बताता है कि एक्सेलरेटिंग पावर का लोड एंगल के साथ बनने वाला ये एरिया अगर डी एक्सेलरेटिंग पावर के साथ लोड एंगल के बनने वाले एरिया के बराबर हो जाता है, A1 एरिया और A2 एरिया अगर बराबर हो जाते हैं तो सिस्टम स्टेबल रहेगा। A1 एरिया के लिए एक्सेलरेटिंग पावर में मैकेनिकल इनपुट ज़्यादा है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो P मैक्सिमम साइन डेल्टा रूप रखता है वो कम है, और ये जो दोनों का डिफरेंस एक्सेलरेटिंग पावर है वो इनिशियल डेल्टा 0 एंगल से डेल्टा 1 के बीच में जो एक्सेलरेटिंग पावर का लोड एंगल के साथ एरिया बनाता है वो ये इंटीग्रेशन है। और एरिया A2 के दौरान हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट ज़्यादा है और मैकेनिकल इनपुट कम रह गया है, और ये जो डी एक्सेलरेटिंग पावर का लोड एंगल के साथ जो इंटीग्रेशन है वो एरिया A2 है। और स्टेबिलिटी के लिए एक्सेलरेटिंग एनर्जी से बनने वाला एरिया और डी एक्सेलरेटिंग एरिया बराबर हो तो सिस्टम स्टेबल रहता है। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में किया, PM कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी डेल्टा का इंटीग्रेशन डेल्टा हो गया और लिमिट इनिशियल डेल्टा 0 से फाइनल न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा 1 के बीच में ये पहला इंटीग्रेशन हो गया है। साइन डेल्टा का इंटीग्रेशन माइनस कोस डेल्टा हो गया, ये माइनस के साथ साइन प्लस हो गया है और लिमिट लेने के बाद ये P मैक्सिमम कोस डेल्टा 1 माइनस कोस डेल्टा 0 हो गया है। इसी तरह से यहाँ साइन डेल्टा का इंटीग्रेशन कोस डेल्टा हो गया और लिमिट लेने के बाद ये फंक्शन रूप आ गया है। माइनस साइन के साथ कोस डेल्टा 2 है और साइन चेंज होने के बाद कोस ये जो लोअर लिमिट है वो पॉजिटिव हो गई है। इसी तरह से यहाँ जो PM कांस्टेंट है वो बाहर आ गया है और जब डेल्टा के साथ इंटीग्रेशन किया है नेगेटिव साइन के साथ लिमिट्स डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 हो गई है। अगर हम यहाँ सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम पाते हैं PM डेल्टा 1 टर्म दोनों तरफ है, कट जाएगी। इसी तरह से PM कोस डेल्टा 1 भी दोनों तरफ है और कट जाएगी। और अगर अपन रीअरेंज करते हैं चीज़ों को और ये PM डेल्टा 2 उधर ले जाता हूँ तो ये PM डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 0 हो गया है और ये P मैक्सिमम कोस डेल्टा 0 इधर ले जाता हूँ तो वो प्लस हो जाता है और ये कोस डेल्टा 2 से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये स्वरूप आ जाता है। मैंने देखा कि ये जो कैलकुलेशन है वो PM साइन डेल्टा का डेल्टा 0 से डेल्टा 2 लिमिट में इंटीग्रेशन है और इस समीकरण को हम बहुत सहजता से समझ सकते हैं। अगर A1 एरिया के साथ ये मेजेंटा हाईलाइट एरिया जोड़ दिया जाए तो ये मैकेनिकल शाफ्ट इनपुट पावर के साथ डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 0 लिमिट पे इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम इस मेजेंटा हाईलाइट को A2 एरिया के साथ जोड़ देते हैं तो ये जो PM साइन डेल्टा मेरा इलेक्ट्रिकल आउटपुट का फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हो गया है लिमिट डेल्टा 0 से डेल्टा 2 के बराबर। तो A1 और A2 एरिया में अगर शान हाईलाइट एरिया जोड़ देते हैं तो ये समीकरण का सरल रूप बड़ी आसानी से हमें इक्वल एरिया क्राइटेरिया याद करा सकता है, जो कहता है कि ये जो रेक्टेंगल एरिया है वो इस लोड एंगल के डेल्टा 0 से डेल्टा 2 के बीच में इंटीग्रेशन के बराबर है। अगर मैं मैकेनिकल इनपुट को डेल्टा 1 एंगल पे PM साइन डेल्टा 1 लिखूं और ये PM दोनों तरफ कट जाए तो ये मेरी फाइनल इक्वेशंस आ गई है, जिसमें अगर मुझे इनिशियल ऑपरेटिंग लोड एंगल मालूम हो और कितना मैंने नया मैकेनिकल इनपुट डेल्टा 1 लोड एंगल के साथ करना है तो मेरी स्विंग किस लोड एंगल डेल्टा 2 तक जाएगी उसकी जानकारी इस इक्वेशन से मैं निकाल सकता हूं। अगर कोई अल्टरनेटर इनिशियल मैकेनिकल इनपुट के साथ किसी सर्टन डेल्टा 0 लोड एंगल के साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑपरेट कर रहा था तो हमें वो मैक्सिमम सडन लार्ज इंक्रीज इन मैकेनिकल इनपुट पता करनी है जिस पर हमारे अल्टरनेटर की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है
अर्थात हमें मैकेनिकल इनपुट में सडन इंक्रीमेंट की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट पता करनी है। अगर मैं इस मैकेनिकल इनपुट को अगर ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो देखता हूँ कि जो मेरा एक्सेलरेटिंग एरिया A1 है वो बढ़ता है, और A2 एरिया अगर लिमिटिंग कंडीशन में छोटा होकर भी A1 की अगर बराबरी कर लेता है इस कंडीशंस के साथ कि हमारा जो फाइनल स्विंग का जो डेल्टा 2 एंगल है C पोजीशन पर वो पाई माइनस डेल्टा 1 के बराबर हो जाए तो हमारा सिस्टम लिमिटिंग कंडीशंस पे स्टेबल रहेगा। अगर इस कंडीशन पे भी A2 एरिया A1 के बराबर नहीं होता तो हमारे सिस्टम में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, अगर किसी कंडीशन पे A2 एरिया A1 के बराबरी नहीं कर पाएगा और लोड एंगल अगर लगातार बढ़ता जाएगा, हम पाएंगे कि हमारा पावर और लोड एंगल रिलेशनशिप इस प्रकार का है कि 90 डिग्री लोड एंगल के बाद जब स्टेडी स्टेट लिमिट क्रॉस हो जाती है तो लोड एंगल के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिकल आउटपुट भी लगातार घटता है, और ऐसी स्थिति में अगर मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल आउटपुट से ज्यादा हो जाएगा तो वो लोड एंगल को लगातार बढ़ाकर सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से मैकेनिकल लोड इंक्रीमेंट की ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट्स को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हमें एक सिंक्रोनस जनरेटर दिया हुआ है जिसकी मैक्सिमम स्टेडी स्टेट पावर लिमिट 500 मेगावाट है और वो इनिशियली लोड एंगल सिर्फ 8 डिग्री पर काम कर रहा है। अचानक इसकी शाफ्ट पे मैकेनिकल इनपुट पावर को सडनली कितना बढ़ाया जा सकता है कि ये अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखे, स्टेबिलिटी को खोए नहीं, ये हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी लिमिट पता करनी है। और ये अजम्पशन की जा सकती है कि इस प्रक्रिया के दौरान हमारे जनरेटर का EF, लोड की VT और सिस्टम का X नहीं बदलेगा, अर्थात मैक्सिमम स्टेडी स्टेट पावर लिमिट कांस्टेंट रहेगी। हमें दिया हुआ है कि हमारे जनरेटर का इनिशियल लोड एंगल 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट वो जनरेट कर रहा है, मैक्सिमम लिमिट 500 मेगावाट है, वो 69.6 मेगावाट है, और उसका मैकेनिकल इनपुट भी इसी के कॉरस्पॉन्डिंग 69.6 मेगावाट था। मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट इक्वल था और बिना किसी एक्सेलरेशन के साथ जनरेटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड से कांस्टेंट 8 डिग्री का लोड एंगल बनाकर स्टेबल ऑपरेट कर रहा था, और अचानक हमने जनरेटर के इनपुट में एक शार्प इंक्रीज कर दी है और जो एक्सेलरेटिंग पावर है वो उसे एक्सेलरेट करके और लोड एंगल को एक नए इक्विलिब्रियम कंडीशन तक तो ले गई है, लेकिन इस दौरान जो एक्सेलरेटिंग पावर ने रोटेटिंग स्ट्रक्चर में एडिशनल काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर दी है उससे उसकी वेलोसिटी सिंक्रोनस स्पीड से अधिक हो गई है और वो ओवरशूट करता है। लिमिटिंग कंडीशंस में मैक्सिमम लोड एंगल जहां तक इलेक्ट्रिकल आउटपुट मैकेनिकल इनपुट से ज्यादा है वो C पोजीशन तक मैक्सिमम लोड एंगल की पोजीशन हो गई। यहाँ सिमेट्री है साइन लोड कर्व में, और डेल्टा 2 को हम पाई माइनस डेल्टा 1 समझ सकते हैं। अगर इस लिमिटिंग कंडीशन में A2 एरिया A1 के बराबरी कर लेगा तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, अन्यथा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। A1 एरिया में अगर ये रेड लाइनिंग एरिया जोड़ दिया जाए तो ये रेक्टेंगल एरिया हो जाता है, और अगर हम A2 एरिया के साथ ये रेड लाइनिंग एरिया जोड़ देते हैं तो हमारा ये एरिया इलेक्ट्रिकल आउटपुट का डेल्टा 0 से डेल्टा 2 लिमिट पे इंटीग्रेशन हो गया है। और अगर हम यहाँ PM साइन डेल्टा लिखें, साइन डेल्टा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस डेल्टा हो और लिमिट्स लें तो ये स्वरूप A2 एरिया वाले ग्राफ का आ गया है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ मैकेनिकल इनपुट का कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर लोड एंगल डेल्टा 1 है तो मैकेनिकल इनपुट की जगह हम PM साइन डेल्टा 1 रख सकते हैं, दोनों तरफ P मैक्सिमम कट जाएगा और हमारे इक्वेशन की एक सरल रूप ये ब्लू फ्रेम में आई हुई इक्वेशन हो गई है। और लिमिटिंग कंडीशंस के लिए डेल्टा 2 की जगह अगर पाई माइनस डेल्टा 1 रख दें तो हमारे समीकरण में अब अगर डेल्टा 0 हमें मालूम है तो लिमिटिंग कंडीशन में जो डेल्टा आएगा वो ज्ञात किया जा सकता है। वैसे तो इस इक्वेशन में केवल एक ही अननोन है, लेकिन ये सिंपल मानवीय समझ में आने वाली इक्वेशंस नहीं है, और ऐसी नॉन लीनियर इक्वेशंस को जहां डेल्टा 1 एंगल दो जगह यहाँ नॉन लीनियर साइनोसॉइडल फंक्शन पे रखता है और यहाँ डेल्टा 1 अलग भी है, इसे साधारण तरीकों से हल नहीं किया जा सकता है। इन्हें हम ग्राफिकल मेथड से इस तरह से खाने बराबर करके A1 और A2 जहां बराबर हो जाता है उस तरह के ग्राफिकल खानों से कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं और डेल्टा 1 का पता लगा सकते हैं, और या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से न्यूमेरिकल तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल एरिया क्राइटेरिया से जो समीकरण मेरा आया है उसमें डेल्टा 0 की जगह हम इनिशियल एंगल 8 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके 0.139 रेडियन रखें और कोस 8 डिग्री की वैल्यू 0.99 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो पाई की जगह 3.14 रखने पर हमारे इक्वेशन का फॉर्मेट ये हो गया है। और जैसे बताया है कि इस इक्वेशन में अननोन केवल एक डेल्टा 1 है, लेकिन ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है और सामान्य मानवीय समझ से इस तरह के समीकरणों को हल करना संभव नहीं है। इसे अगर ट्रायल एंड एरर
से सॉल्व किया जाए तो डेल्टा 1 की वैल्यू 50 डिग्री के आसपास आएगी और 50 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट फाइनली होगा वो हो गया है P मैक्सिमम साइन 50 डिग्री 383 मेगावाट। हम इनिशियली 8 डिग्री के साथ 69.6 मेगावाट पे जनरेटर को ऑपरेट कर रहे थे। सडन इंक्रीमेंट 383 मेगावाट तक किया जा सकता है, तो जो इंक्रीमेंट मेगावाट है वो 313 मेगावाट हो गया है, जो काफी अच्छा है क्योंकि हमारा जनरेटर इनिशियली बहुत छोटे लोड एंगल पे काम कर रहा था। अभी एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें लोड एंगल का मान थोड़ा ज्यादा है और हम देखेंगे कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट काफी कम हो जाएगी। हमारा एक सिंक्रोनस अल्टरनेटर मैक्सिमम 100 मेगावाट पावर की सिंक्रोनस स्टेडी स्टेट लिमिट रखता है। इसे हम 50 मेगावाट पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी शाफ्ट पर मैकेनिकल इनपुट पावर को अचानक कितना बढ़ाया जा सकता है कि ये अपनी स्टेबिलिटी ना खोए, अर्थात 50 मेगावाट पे काम करते हुए इस अल्टरनेटर के लिए ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट पता करनी है। हमें दिया हुआ है कि हमारे अल्टरनेटर का P मैक्सिमम 100 मेगावाट है, इसका ऑपरेटिंग पावर 50 मेगावाट है, तो इसका जो इनिशियल ऑपरेटिंग लोड एंगल है वो 30 डिग्री या π/6 रेडियन हो गया है। लिमिटिंग केस में जो मैक्सिमम सडन इंक्रीज मैकेनिकल इनपुट में की जा सकती है वो जो एरिया A1 एक्सेलरेटिंग पावर और लोड एंगल के बीच में बनाएगा वो A2 के बराबर लिमिटिंग कंडीशन पे हो। इसके लिए शर्त है कि हमारा जो मैक्सिमम स्विंग का लोड एंगल हमारी इलेक्ट्रिकल आउटपुट को मैक्सिमम करके वापस घटाता हुआ मैकेनिकल बढ़ाए गए इनपुट के बराबर इस पॉइंट C पर कर दे, और इस C पॉइंट पे जो हमारा कोरस्पॉन्डिंग लोड एंगल डेल्टा 2 बनता है उसे हम साइनोसोडल कर्व की सिमेट्री से कह सकते हैं कि उसका मान पाई माइनस डेल्टा 1 है। और यहाँ डेल्टा 1 के कोरस्पॉन्डिंग PM साइन डेल्टा 1 वो मैक्सिमम मैकेनिकल इनपुट पावर है जो सडनली हम इस जनरेटर पे जो 50 मेगावाट पे ऑपरेट कर रहा है उस पर लगा सकते हैं, या हमारी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट है। इक्वल एरिया क्राइटेरिया के स्टेबिलिटी एनालिसिस के अनुसार A1 एरिया A2 एरिया के अगर बराबर है तो सिस्टम स्टेबल रहेगा। A1 एरिया में हम रेड लाइनिंग एरिया को जोड़ देते हैं, ये वो रेक्टेंगल एरिया हो गया है जिसमें PI में डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 0 लोड एंगल का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इसी तरह से रेड लाइनिंग एरिया को A2 एरिया से जोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट का लोड एंगल के साथ डेल्टा 0 से डेल्टा 2 लिमिट्स पे इंटीग्रेशन है। यहाँ PI की जगह PM साइड डेल्टा 1 रखते हैं और P मैक्सिमम दोनों तरफ कट जाता है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका रूप ये है और राइट हैंड साइड का स्वरूप ये है। यहाँ लिमिटिंग केस में डेल्टा 2 की जगह पाई माइनस डेल्टा 1 रखा जा सकता है और डेल्टा 0 की जगह इनिशियल 30 डिग्री या π/6 रखने पर हम पाते हैं कि इक्वल एरिया क्राइटेरिया से जो ये एक क्वेश्चन आई है वो हमें डेल्टा 1 की वैल्यू दे देगी। डेल्टा 0 की जगह हमने यहाँ 30 डिग्री या 0.5238 रेडियन रखा है और कोस 30 डिग्री की वैल्यू 0.866 अगर इस इक्वेशन में रखते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ सिर्फ एक अननोन है डेल्टा 1, लेकिन ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। इसका हल ग्राफिकल तरीके से इन दोनों एरिया को ग्राफ में जो स्क्वायर्स हैं उन्हें इक्वेट करके पता किया जा सकता है, और या फिर ट्रायल एंड एरर से हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन न्यूमेरिकल मेथड से कर सकते हैं और इस इक्वेशन का हल डेल्टा 1 को 60.4 डिग्री आंसर देगा। ऐसी स्थिति में हमारा फाइनल इलेक्ट्रिकल आउटपुट P मैक्सिमम 100 मेगावाट है, 86.95 मेगावाट आ गया है। हमारा अल्टरनेटर ऑलरेडी 50 मेगावाट पे काम कर रहा था, तो 50 मेगावाट पे काम करने वाले अल्टरनेटर पे अगर 36.95 मेगावाट का ऑल ऑफ सडन आप इंक्रीमेंट करेंगे तो वो लिमिटिंग कंडीशंस में स्टेबिलिटी मेंटेन कर लेगा। अगर ये सडन इंक्रीमेंट 36.95 मेगावाट से अधिक अमाउंट का होगा तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल रहेगा। इक्वल एरिया क्राइटेरिया से स्टेबिलिटी एनालिसिस की आज की इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से मालूम हो गया होगा कि एक अल्टरनेटर पे अचानक मैकेनिकल इनपुट में सडन लार्ज चेंज करने पर सिस्टम किन कंडीशंस पे स्टेबल या अनस्टेबल रहेगा। ये जो दो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं वो बहुत ज्यादा परीक्षा उपयोगी हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और एकेडमिक एग्जाम्स में भी इन्हीं न्यूमेरिकल्स का रूप इस्तेमाल होता है। हमें लगता है आज की इस वीडियो से आपकी परीक्षा उपयोगी समझ बढ़ेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। और एक बार फिर हमारी सभी वीडियो को प्रमोट करने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।